कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बजट प्राथमिकताओं पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन होटल वीरेंद्र प्रभा के समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्पोर्ट एवं सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी नई दिल्ली के द्वारा किया गया, जिसमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया एवं जसपुर जिले के सामाजिक संस्थाएं, कृषि एवं वन अधिकारी कार्यों से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं एवं कृषि कार्यों से जुड़ी कई संस्थाएं सम्मिलित हुई। साथ ही कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग सहित कृषि विज्ञान केंद्र सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान कार्यशाला में छत्तीसगढ़ एवं केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के बजट को लेकर आवंटन पर चर्चा की गई। साथ में इसमें देखा गया कि कहाँ क्या गैप है जिसे पूरा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो केंद्र एवं राज्य दोनों बजट में देखा गया वह यह था कि पहले कृषि हेतु फील्ड में अर्थात खेतों में खर्च हेतु जो स्कीमें थीं, जिसमें खेत समतलीकरण, मेड़ बंधाई, वाटर शेड, खाद, बीज, डीजल, बिजली की सब्सिडी, इन सभी में आवंटन कम करके सीधे डायरेक्ट किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर के कार्य बढ़ गए हैं, जिससे कि किसानों को सीधे तौर पर खातों में मिलने वाले रकम का कृषि में खर्च कम होकर अन्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों में कार्यों में खर्च बढ़ाया गया है, जिसका सीधा असर खेतों में देखा जा रहा है। इस दौरान समर्थन एवं CBGA द्वारा कृषि के लिए बजट आवंटन सहित स्कीमों में राशि कम होने एवं सरकार के विभिन्न स्कीमों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही कृषक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों से इस पर चर्चा की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता एवं जन अधिकार परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने कृषि को लेकर सरकार के प्रयास एवं फील्ड में जरूरतों एवं विभागों में सामंजस्य की कमी को लेकर कई बातें रखी है। वरिष्ठ डॉक्टर वीके सिंह पाठक जी हैं, हमारे साथी एनजीओ साथी त्रिवेदी जी हैं और समर्थन के सभी टीम के सदस्य और आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी साथियों, ये कार्यशाला आयोजित किया गया, ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव ये था कि कम से कम जनवरी या दिसंबर में कार्यशाला होना चाहिए था, ताकि कृषि बजट पे इसका असर छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल सकता था, जो हमारे सुझाव होते। फिर भी जो कुछ भी है देर से ही सही, लेकिन सही है। कृषि बजट के, क्योंकि हमारे सब वैज्ञानिक साथियों ने अभी शाकंभरी योजना और जो शासन की योजना है कृषि विकास से संबंधित, उनका संबंध में आपको बता चुके हैं, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि कृषि बजट के प्रावधानों के संदर्भ में। यदि हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि का है, फिर मशीनों की आवश्यकता है, फिर उसके प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, और उसके बाद उसके विपणन की आवश्यकता है, और बिचौलियों से दूर प्रबंधन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम यदि किसानों की भूमि की स्थिति को देखते हैं तो भूमि के रख रखाव के लिए पहले तो प्रावधान किए जाते रहे थे, लेकिन अभी वो बंद हो चुके हैं। किसानों की भूमि कृषि योग्य नहीं है, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए, पहचान करना चाहिए, ऐसे किसानों का चयन करना चाहिए, और बजटीय प्रावधान जो है इनका कृषि से संबंधित इस भूमि सुधार के कार्यक्रम में भी उसको शामिल करना चाहिए। जब हमारी भूमि कृषि योग्य होगी तभी हम उत्पादक और उत्पादकता अन्य राज्य और अन्य राष्ट्रों के तुलना में उसके साथ खड़े हो सकते हैं। अभी हम उसके सूचकांक में 7.5% पे है, जबकि दूसरे देश 80 पर है। तो ये देखना होगा कि जमीन की स्थिति सुधारनी होगी, बंजर भूमि का उपयोग करना होगा, पड़त भूमि के लिए कृषि योग्य भूमि बनानी होगी, कृषि योग्य भूमि को सिंचित उसका रकबा बढ़ाना होगा, और बहुफसली भूमि का उपयोग करना होगा, और भूमि के उपयोग के अनुसार कृषि पद्धति का, कृषि चक्र का भी चयन करना होगा। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान होने चाहिए। अभी जितने भी शासन की योजनाएं हैं उसको मैं अपर्याप्त मानता हूँ, वो किसानों के हित में नहीं है, मात्र नाम मात्र के हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि कृषि यंत्र और उपकरण किसानों को दिए जाएंगे, ये तो घोषणा हो गई, और 50% अनुदान दिए जाएंगे, ये भी घोषणा हो गई, लेकिन कितने किसानों को दिए जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता है, और कितने को मिलता है ये भी किसी को नहीं पता होता है। बाद में जब हम देखते हैं तो पता चला कुल 180 किसानों को दिए जाना है कृषि यंत्र उपकरण,
किसान हमारे पास 3,000 5,000 से अधिक है और उपकरण हम 3,000 के लिए चयन करते हैं, वो भी जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्र उपकरण नहीं मिल पाते हैं। इसी के साथ कृषि आदानों के कृषि विभाग के द्वारा बहुत से ऐसे प्रबंध हैं जो कृषि आदानों के माध्यम से उनको सुविधा दी जाने वाली रहती है, लेकिन वो सक्षम कृषक ही उसको ले पाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जरूरतमंद किसान की पहचान करके ही दिया जाना चाहिए। एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि किसानों के लिए मिलेट्स विकास योजना के तहत में अभी जो कोदो कुटकी और रागी की बात हो रही थी, इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने समर्थन मूल्य भी तय कर दिया है 3,000 और 3,500। लेकिन पिछले वर्ष सीतापुर क्षेत्र की बात है, अंबिकापुर क्षेत्र की बात है, हमारे इस सरगुजा जिले में उस योजना में उसका लाभ ही नहीं ले पाए किसानों का चयन किया गया, लेकिन 16,500 रुपया वो किसानों को नहीं मिला। ये शिकायत की बात नहीं है, ये चेतना की बात है, जागरूकता की बात है। या इसको समझना चाहिए कि हमारे हित में जो योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जाती है उसका लाभ लेने के लिए हमको भी जागरूक होना है, क्योंकि आप सब सामाजिक संगठन के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सिंचाई, अभी राजेश जी ने बताया कि जल प्रबंधन सिंचाई की क्षमता बहुत ही कम है और जो क्षमता आंकड़ों में बताया जा रहा है 11.5% है, लेकिन हकीकत में जैसा कि कहा जा रहा है अनुभवियों के द्वारा, सामाजिक संगठन के अनुभवी साथियों के द्वारा, सुशील सिंह ने कहा कि 7% से अधिक नहीं है और वो बात सही है, क्योंकि बांधों की क्षमता दिन ब दिन घटती ही जाती है और वो अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई नहीं कर पाती है। अंबिकापुर के करीब 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर बाकी डैम है, जिससे मैं तो नहीं समझता कि वो नहर में पानी ही नहीं चलता, सिंचाई कहाँ से होती होगी। तो इस तरह से बांधों की क्षमता कम हो गई है और बृहद बांध, जो बड़े बांध होते थे, उन बांधों का बनना भी बंद हो चुका है। हो चुका ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन छोटे बांध भी नहीं बनाए जा रहे हैं और जो जल स्रोत उपलब्ध है हमारे सरगुजा जिले में, उन जल स्रोतों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसके प्रति कोई योजना नहीं है, उसके प्रति कोई बजट का प्रावधान नहीं है। इसी के साथ में जल प्रबंधन, जो वाटर सेट मैनेजमेंट की एक पद्धति है, वो बहुत ही कारगर पद्धति है, लेकिन उस वाटर सेट मैनेजमेंट को हम नरुआ, गरुआ, गुरुआ, बारी के नाम से 4 भाग में बांट दिए हैं, बंटवारा कर दिया है। अगर इसको इसमें एकीकृत प्रयास किया जाता, सब मिलजुल कर के किया जाता। अब फॉरेस्ट विभाग करेगा काम वहाँ नरवा का, फिर पशुपालन और अन्य विभाग और मनरेगा करेंगे गौठान का, खाद बनाने का, तो बाड़ी विकास का कोई और विभाग काम करेगा। इसमें समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण से इसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, जबकि पहले ये एक ही योजना है, इस योजना को एक साथ चलाने की जरूरत है। और यदि एक साथ नहीं भी है, अलग अलग विभागों को दिए गए हैं, तो बजटीय प्रावधान एक जगह करनी चाहिए ताकि उसका नियंत्रण और उसका फॉलोअप मॉनिटरिंग एक साथ हो सके। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर वी.के. सिंह ने अपनी बात रखते हुए पैनल चर्चा में कहा कि किसानों को ज्यादा सब्सिडी अथवा अन्य चीजों की जरूरतें नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई अर्थात पानी की उपलब्धता। यदि पानी उपलब्ध हो गया तो सारे कार्य हो जाएंगे और किसान स्वयं आगे बढ़ेगा। उन्होंने फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात कही। ये भी बहुत कम है, यही एक मुख्य कारण है कि सरगुजा हमारा पिछड़ा है। और जहाँ तक जल नीति की बात है कि अंडरग्राउंड वाटर क्या है, तो अंडरग्राउंड वाटर से सफलता किसी की नहीं मिल सकती। बहुत पहले जब एक बार मनमोहन सिंह का मैं आर्टिकल पढ़ा था, बोले कि सारी नीति बंद नहीं है, जल नीति भी बनना चाहिए। और जैसे जमीन के नीचे, हमारे घर के नीचे सोना चांदी हीरा मिलेगा या पेट्रोल डीजल मिलेगा तो सरकार को हो जाएगा, सरकार को हो जाएगा ना। तो ये पानी जो नीचे का है वो भी हमारा नहीं है, वो भी जो है एक सरकार का ही, सभी का है। जैसे हमारे घर के नीचे पानी है, वो हमारा पानी थोड़ा है, वो बगल वाली का जो है। लेकिन बगल वाला किसान की गरीब है, वो बोध नहीं करा सकता है, और आप जो है बोर करा लीजिए और आप एक नीति बननी चाहिए। और इस पर बना भी कि 300 मीटर का है, कुछ इतना डिस्टेंस के बाद दूसरा बोर नहीं है, 300 मीटर का है। लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाता। देखिए सरकार अच्छा काम करती है, कोई भी सरकार
सरकार में बैठे लोग जो है प्लानर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आप सबसे समझ बूझ के जैसे ये कार्यक्रम जो आप यहाँ किए हैं, इसका उद्देश्य यही कि ये कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा एलाइट डिपार्टमेंट है, जो मेन इसको जानते हैं, वो यहाँ है नहीं। तो कृषि विभाग का डिप्टी डायरेक्टर है और मत्स्य विभाग का है और हॉर्टिकल्चर पे चर्चा आप कर रहे थे, लेकिन थोड़े समय के लिए आए। आज टीयर भी होगा उनका, कहते हैं बैठक होगी, इस कारण से नहीं है लोग, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना था। खैर ठीक है, वो भी जरूरी नहीं है आपको डेटा हर जगह में उपलब्ध है, आप वैसे ही कंक्लूड कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ चर्चा कर ही रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरफेस वाटर को कलेक्ट करने की बात है, जो पानी बरसता है, जो आप कह रहे थे कि सरफेस वाटर जो है, क्योंकि सरगुजा का ये छत्तीसगढ़ का करीब 2/3 भाग जो है बहुत जो है रूटेड इनको टोपोग्राफी है, स्ट्रीम अपलेन जो है तो एकदम नीचे 20 फीट नीचे है, 20-25% का स्लोप है। कहाँ पहाड़ सीधे नीचे खेती है, वहाँ तो 50% से ज़्यादा का स्लोप है। फुट हिल्स में खेती होता है, पहाड़ के नीचे सीधे वो 50% से भी ज़्यादा स्लोप है। स्लोप होना चाहिए 2% का। जैसे आप बहुत सारा देखे होंगे, आप भ्रमण तो गए होंगे, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और आगे कितना बढ़िया मुंगेरी का राजनांदगांव ये भी सब प्लेन है। गाडर चवर बहरा मतलब बहरा, वहाँ पानी बह रहा। लेकिन अब देखिए प्रकृति के हिसाब से करती है। एक जब मैं कोरिया में गया था तो बहरा में भी चना की खेती हो रहा है, जबकि अभी तक मैं ये जानता था कि बहरा में खेती नहीं होता है, जो अधिक पानी होगा। और ऊपर खेती क्यों नहीं होती है? कम पानी। ऊपर घाट जमीन है ना, बालू वाली जमीन, मूंगफली या मक्का के बाद दूसरी खेती नहीं होती ड्यू टू द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एकदम डाइवर्स सिचुएशन है, नीचे वाला की ज़्यादा पानी से खेती हुई। 12 जमीन में धान कटने के बाद जनवरी फरवरी तक पानी बहता था, ढोड़ी बोलते थे, उसी का पानी लोग पीते थे। अब आज के लोग विश्वास नहीं करेंगे, नए लोग, अभी कुछ लोग गाँव में जानते होंगे ढोड़ी, नहीं वो बंद हो गया ढोड़ी, अभी ढोड़ी है लेकिन वो ढोड़ी कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जगह जगह रोड और आपका रेलवे नेचुरल ड्रेनेज खत्म हो रहा है। जो पानी विश्रामपुर से लेके और अंबिकापुर जो रेल लाइन बन गया, उस पार का पानी उस पार, इस पार का पानी इस पार, कहीं कहीं पुल पुलिया नीचे बह रहा है, तो जो प्राकृतिक जल का बहने का जो ढंग था वो खत्म हो गया। पहले उदयपुर से लेके पानी हमारे अंबिकापुर जो केवी के हमारा है उसके बगल में, मैं सब चलने जाता था, पुलिया पड़ता था, पानी रिश्ता रहता था करीब दिसंबर जनवरी तक ऊपर का, उधर रेलवे लाइन बन जाए, पानी इस बार उस बार। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। पहले जब पानी की बड़ी समस्या था, वहाँ जगह ट्यूबवेल हो रहा, हमारे यहाँ जिला में कोई ट्यूबवेल नहीं था, केवल जयनाला से पानी रोक के अपन 10,000 को मोटर लगा 30-500 भरते थे। अब बहुत सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है, पानी रुक रहा है। जो चलाए थे ना डबरी वाला योजना, तो देखिए पानी घर का रमन सिंह के समय में था, घर खेत का पानी खेत धीरे बिहार वहाँ आपके बंगाल में करते ना राइस कम फिश कल्चर। एक खेत में धान लगा तो इसमें थोड़ा सा नीचे जो है 10% एरिया को थोड़ा स्लोप कर देते हैं और 3-4 महीने का झींगा हुआ टाइप का मछली, बड़ी वाली मछली नहीं होगा, छोटी मछली खाने के लिए मछली खाते थे, फूड हैबिट है, इसलिए अपना इंतजाम करते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा, मेरा मतलब यही था। मैं बीच में बहुत सारा आपसे डिस्कशन किया और उस समय जो शंका था उसका आपसे चर्चा किया, शायद आपको नोट भी होगा। तो कहने का मतलब था कि खाली जमीन का ठीक करना आसान काम है, जमीन को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, जमीन की समस्या नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। और किसान को मैं आलसी कहूँ तो इसमें भी दो राय नहीं है। किसान चाहता है कि सब सरकारें करेगा, क्यों करेगी भाई? अरे खेती आप करना है, बच्चा आपका है, तो खेत की दुरुस्त आप रखिए। अवेलेबली करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया, ये सारे ढांचा करता है, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए विभाग वाले भी ठंडे पड़े रहते हैं। गुरुजी तभी बढ़िया पढ़ाते हैं जब लड़के पढ़ने वाले रहते हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के रिसर्च विभाग से पहुंचे राकेश चौकसे ने नवीन आधुनिक कृषि को अपनाने, मशीनरी एवं उपयोग बढ़ाने सहित सरगुजा में महिला कृषि संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला। वो बढ़ाने में हमको कहते हैं क्या योगदान है, किसानों को इससे फायदे मिले, जिनके पास सिंचाई के साधन थे, निश्चित ही वो एक खेती के बाद दूसरी खेती भी करने लगे। नहीं तो हम पहले जो खेती करते थे बर्ता आधारित करते थे, हमारे पास यहाँ देखते हैं सिंचाई के साधन बहुत कम थे। अभी भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे किसान भाई जो हमारे हैं
वो एक फसली खेती ही कर रहे हैं। दूसरी फसली खेती जिनके पास पानी के साधन है वही लोग कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि लोग पानी लेने भी दूर जाते थे, लेकिन आजकल किसी भी योजना से हमारे किसान भाइयों ने पानी लिया हो या ट्यूबवेल खुदवाया हो या कुआं खुदवाया हो, पानी के लिए जब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं इसके फायदे हैं। जब पानी हमारे पास होगा, क्योंकि अगर हम तो किसान ही हैं, अगर हमारे पास पानी होगा तभी तो हम सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई, जब हमारे पास पानी कम होगा तो हम ज़्यादा खेती कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम ड्रिप के माध्यम से करें तो हम अधिक से अधिक रकबा उसमें हम कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम खेती कर सकते हैं। उसके दूसरे भी फायदे हैं। जितने हम सब्जी ग्रोवर बने, जो सब्जी जो किसान भाई हमारे उगाते हैं, वो हाईटेक तरीके से भी खेती कर सकते हैं। जो हम खाद पहले खेतों में छींटते थे, अब आप वो ड्रिप के माध्यम से ही दे सकते हैं। अगर हमें कुछ दवाई भी देना है जो जमीन के अंदर जाना है, तो वो भी आप उसमें दे सकते हैं। कब देना है, कितनी मात्रा में देना है। धान लगाते, धान में हम पानी भरते थे, लेकिन हमने यहाँ ये भी देखा कि लोग गेहूँ लगाते तो उसमें भी पानी धान जैसा भर देते, उससे भी हमारी फसल खराब होती है। जब भी हम कोई भी फसल लगाएं, पहले उस फसल के बारे में जानें कि उसकी पानी की मांग कितनी है। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं कि पौधे को कितना पानी चाहिए, अब उतना पानी ही आप उस पौधे को मिलेगा। अगर हमारी खुराक 1 रोटी की और हम 4 रोटी खा लें, तो हमें जितना भात खाना और हम इतना खा लें तो कुछ होगा, या हम इतने की जरूरत है मिले इतना सा ही। अगर हमारी जितनी भूख है उतना ही हमें भोजन मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ऐसे ही पेड़ पौधे भी हैं, उनको जितनी मात्रा में पानी की जरूरत है उतना ही अगर हम उससे देंगे तो हमारे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। दूसरा मुद्दा है मशीनीकरण, कि भाई इसका क्या योगदान है। मशीनीकरण का कोई योगदान है? पहले जब हमारा किसान खेत तैयार करता था, एक दिन में जितना खेत तैयार करता था, एक ट्रैक्टर आएगा वो 1 घंटे में करके चला जाएगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था उस समय का डेटा कहीं मैं देखा था कि जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था उस समय 10,000 ट्रैक्टर भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब सर्वे हुआ था तो 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर हमको मशीनों से फायदा है तभी तो मशीनें बढ़ रही हैं, और उन सब के फायदे भी आप देख रहे हैं। गर्मी के समय में हमारा किसान भाई खेत की जुताई करे तो ट्रैक्टर से जुताई करे, कितना अंतर है। सुविधाएं हमें मिल रही हैं। पहले हमारे पास लेबर सस्ता था, किसान की समस्या नहीं थी, घर में उतने लोग रहते थे कि वो खेती आराम से कर लेते। लेकिन आज गांव में भी हम देखते हैं कि अगर उनको धान का रोपा लगाना है तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारा धरा खराब हो रहा है, तो कन्या नहीं मिला, लेबर नहीं मिले, वो दूसरे के यहाँ रोपा लगा। अगर मशीन हो जाएंगी तो हमारा रोपा भी जल्दी लग जाएगा, धान लगाने की भी मशीन आ गई है। लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए। जो हमारे सामने महिला बैठी है, आदत तिरकी जी, ये बाता झाल से, बाता झाल से ही है ना। पहले धान ढेकी में कूटते थे, इनके यहाँ एक मशीन लगी, इनके यहाँ पर एक मशीन लगी है। यहाँ पर धान का रेट क्या है हमारा, जैसे भी वो वर्मी कंपोस्ट की बात चल रही थी, तो हमने बोला उसमें 10 रुपये किलो, 25 रुपये 24 रुपये किलो हमारे रायपुर मिल रहा है। इनका खुद का धान, जिसका चावल यहाँ बाजार में 60, 65, 70 रुपये किलो बिकता है, वो 120 रुपये किलो रायपुर में बिकता है। बिकता ना मैडम? लूट रहे हो भाई, लूट नहीं रहे। इनने वो क्वालिटी दी, इनने वो क्वालिटी बना के दी है। दूसरा, हमारे सरगुजा के चावल को GI टैग मिला है, जिसकी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो। मैडम दिल्ली तक नहीं है उसको, उस चावल को लेके मैडम दिल्ली तक नहीं है। और इतनी मांग है, कई बार एग्जीबिशन भी हमने इनसे लगाया। जितना ये चावल यहाँ से जाता था, शायद वो हमें 2-3 दिन का एग्जीबिशन रहता तो पहले दिन ही खत्म हो जाता। हम रोकते थे कि नहीं आखिरी दिन ले रखना, हम नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मशीनों का ही तो फायदा है। अगर मशीनों जो कि अब ढेकी से कूटेंगे तो कितना कूट पाएंगे। वहीं वन विभाग से पैनल चर्चा में पहुंचे JP पांडे ने लघु वनोपज की खरीदी, मांग, समर्थन मूल्य, क्वालिटी सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। उन्होंने महुआ के विदेश में डिमांड एवं लाख उत्पादन सहित कई विषयों पर सरगुजा संभाग के विभाग की सफल कार्यों को भी सबके बीच शेयर किया। और इस साल 22 में फिर आपका 800 करोड़ घटा उसका
घटने का अर्थ क्या था कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं देगा, आज तक उसको दे रहे हैं। इसीलिए वंधन विकास योजना के तहत बहुत ध्यान दिया जा रहा है और वंधन सुदृढ़ीकरण का एक अभी हम लोग का है चल रहा है, पूरा अभियान चल रहा है हर गाँव। उसके तहत ये जो आपका ग्राम स्तर पे आपका ग्राम स्वसहाय समूह और हाट बाजार में हाट बाजार स्वसहाय समूह जो है उनके द्वारा ही हम लोग संग्रहण करवा रहे हैं वनोपज का। इसमें हमारा MSP में 38 प्रजाति है और 27 प्रजाति जो है समर्थ। वहीं पैनल चर्चा के दौरान राइड संस्था के अनिल द्विवेदी ने शिक्षा एवं कृषि पर लगातार कम होते बजट अलॉटमेंट को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि बजट ऐसा विषय है कि यह सबके समझ की चीज नहीं है। इस पर जब लगातार चर्चा होगी, लोगों तक वास्तविकता पहुंचेगी, तभी कुछ परिवर्तन संभव है, अन्यथा एक ही ढर्रे पर चलने का चलन चलता रहेगा। विस्तार से उस पर क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि मैं विशेष विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि बजट को अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखूं, और अब तो पिछले 4-5 सालों से बजट पर चर्चा होना ही बंद हो गया है। चर्चा होती है तो बहुत एकेडमिक होती है, मतलब वो सीए लेवल का आदमी ही उस चर्चा को समझ सकता है, बाकी तो बस का वो नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है 90 और 2000 के दशक में बजट पर कुछ न कुछ चर्चा समाज में होती थी। अपने अपने हित के हिसाब से, अपने अपने रुचि के हिसाब से लोग उस बजट में चर्चा करते थे और उसकी आलोचना करते थे, समर्थन करते थे। आज जब मैं राकेश जी की प्रस्तुति देख रहा था तो 2-3 चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि कृषि नीति हो या शिक्षा नीति हो, हमारे देश की 2 नीतियां हमेशा अंतिम पायदान पर रही हैं। हमेशा हमने शिक्षा को भी, जब सब काम कर लेंगे तब शिक्षा का काम करेंगे, जब सब काम कर लेंगे तब कृषि का काम करेंगे। तो हमारे देश में शुरू से जो है कृषि नीति जो है उपेक्षा का शिकार है। उसी का परिणाम है कि आज हमको 2023 में भी बजट पर चर्चा करनी पड़ रही है कि इसके प्रावधान हमारे किसानों के लिए कितना उपयोगी है, कितने उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि शायद सरकारों की सोच में ये बदलाव आया कि कृषि नीति को उन्होंने किसान नीति के रूप में उसको देखने का प्रयास किया। चूंकि कृषि नीति बनती थी तो बहुत एकेडमिक बनती थी, वो बहुत एकेडमिक बनती थी, मैं जानता हूँ। लेकिन जब किसान नीति के रूप में हमने सोचना शुरू किया कि हम अब अपने देश के किसानों के लिए कैसी नीति बनाएं, तो उसमें धीरे धीरे हर वर्ष एक बेहतर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा चीज कि जब भी हम बजट और बजट में भी कृषि बजट पर जब ध्यान जाता है हमारा, तो उसमें 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि हम तो चाहेंगे कि राकेश जी अपने एनालिसिस में अगर वो भी निकाल के अगर लाए तो आगे के कार्यशालाओं में बहुत उपयोगी रहेगा। कि इस बजट से 3 चीजें पूर्ति होती है और हर बजट में होता है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हमें देखना होगा कि उस बजट में हमारा सामाजिक अपेक्षा कितनी पूरी हो रही है उस बजट से। अगर हम कृषि बजट हम बना रहे हैं या समीक्षा कर रहे हैं तो उससे हमारा सामाजिक कितना अपेक्षा पूरी हो रही है, आर्थिक कितनी अपेक्षा पूरी हो रही है और राजनीतिक अपेक्षा भी कितनी पूरी हो रही है। जो कि आप तीनों को अलग करके किसी भी बजट का सही विश्लेषण नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक भी देखना चाहिए कि इस बजट में हमारी राजनीतिक जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो कि सरकार ने ही हमसे कहा कि हम आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे, तो बजट हमारा तीनों पूर्ति कर रहा है कि नहीं, इस पर हमको अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कृषि नीति में जो नेटवर्क की बड़ी समस्या आ रही है कि पशुपालन विभाग क्या कर रहा है, कृषि विभाग को पता नहीं, कृषि विभाग क्या कर रहा है, उसको मतलब विभागों में जो तालमेल नहीं है, तो नेटवर्क बनना चाहिए। और इस नेटवर्क की धुरी कौन हो सकता है? तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इसका जो है नेटवर्क का धुरी किसान ही हो सकता है। किसान ही अगर चाहेगा तो ये सारे जितने विभाग हैं, चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, केवीके हो, है ना, कृषि विभाग हो, उद्यान, जितने भी कृषि से संबंधित विभाग हैं, उसको अगर एक सूत्र में कोई बांध सकता है तो किसान। अब किसान कैसे बांधेगा? किसान बांधेगा अपने संवैधानिक राइट्स से। उसका संवैधानिक राइट्स क्या है? ग्राम पंचायत।
कि ग्राम पंचायत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे किसान इन सारे विभागों की एक अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। प्लस जितनी भी बजट में हमारे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो बात है, जैसा कि उन्होंने चर्चा किया था राकेश जी की कोर क्षेत्र और नॉन कोर क्षेत्र। देखिए, कोर क्षेत्र और नॉन कोर क्षेत्र में बड़ा बारीक सा अंतर है और इनमें आपस में अदला बदली भी होती रहती है। आज जो कोर है वो कल नॉन कोर हो जाएगा, कल जो नॉन कोर है वो आज वो कोर हो जाएगा, ऊपर नीचे वो होता रहे। तो हाँ, तो इसको संतुलन करने के लिए हमारी जो स्थानीय संस्था है ग्राम पंचायत, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से जी, तो वो पॉलिसी वो अंतिम व्यक्ति, जैसे आज क्या है, फ्री का जमाना आ गया है। हर बजट में उन्होंने 2000 रुपया फ्री देते थे तो हम 4000 रुपया देंगे, हो गया 4 देंगे तो 6। तो जब ये बार्गेनिंग की पॉलिसी हमारे सियासतदानों ने चालू कर दी है और जनता को अच्छा भी लगता है। कहने में बहुत कभी क्रिटिसिज्म हम लोग कह देते हैं कि सरकार एक जेब में पैसा डालती है और दूसरे जेब से पैसा निकाल लेती है। अरे भाई, आप करने की क्षमता भी रखना होगा कि एक जेब में अगर डाल रही है तो दूसरे को किसी को न निकालने दें। इस दौरान सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों से पहुंचे कृषि पर कार्य कर रहे संगठनों के लोगों ने अपने विचार रखे तथा फील्ड की जरूरत एवं समस्या को शेयर किया। इस दौरान सुबह 11 बजे से 5 बजे तक चले इस कार्यशाला में काफी संख्या में लोग जुटे।